हाँ, इनके शासनकाल में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। किसके शासनकाल में हुआ था? सदा शिवराय के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है? ए शिवम, कहाँ सो रहे तुम? मुझे बताओ, विजयनगर पर 4 वंशों के नाम बताओ। आज तुम इधर आ जाओ, तुम विजयनगर पूरा पूछ रहे, इधर आओ तुम आज इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ, आज इसको कैमरे के सामने ले जा रहे, आ जाओ इधर, आ जल्दी आओ, जल्दी आओ, निकल के आओ स्पीड में। सब लोग एक एक क्वेश्चन दागोगे, विजयनगर साम्राज्य से सब लोग खोज लो, एक एक क्वेश्चन दागोगे और सारे क्वेश्चन बताएगा जी। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, है ना? क्या लो, इसको लगा जैसे नहीं। अब इससे तुम्हें क्वेश्चन पूछना है ना, एक क्वेश्चन पूछेगा। पूछो पहला क्वेश्चन कैसे था? विजयनगर कैसे बना? थोड़ा क्वेश्चन छोटे, उसकी उम्र के हिसाब से दिए हरियर तुक्का। कितने डेट बताओ? 1336 1336 के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और बता देना संगम, सुलुक, तुलुक और बिदु। संस्थापक शक्ति संगम वंश का कौन है? संगम का हरियर। और सालों का नरसिंह। तुलुक का और बिदु का सबसे ज्यादा तो टारगेट अपना वही है, समझ रहे हैं ना? कहाँ वहीं पहुंचना है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। तो अपना चल रहा था विजयनगर। क्या चल रहा था बेटा? आवाज नहीं करो। विजयनगर के अंतर्गत क्या देख चुके थे? विजयनगर क्या देखा था बेटा? विजयनगर। और विजयनगर में बेसिकली देखा था इनका राजनीतिक जीवन। क्या देखा था? राजनीतिक या प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वहां की, उस प्रशासनिक व्यवस्था को देखा था। तो वहां से कैसे आगे बढ़ी। आवाज मत कीजिएगा, शांत। देखो, जैसे हमने देखा केंद्र में डिवाइड थी, किसमें थी बेटा? केंद्र के नीचे कौन था बेटा? प्रांत के नीचे जिला, जिला के नीचे तहसील के नीचे, हाँ, तो तहसील और इसके नीचे वाला 50 गांवों का समूह था। और इसके नीचे कौन थे बेटा? ग्राम। गांव का हेड कौन होता था बेटा? इसको क्या बोला जाता था? गांव को और क्या बोला जाता था बेटा? और इसके ऊपर क्या बोला जाता था? मेल ग्राम। इसके ऊपर क्या बोला जाता था बेटा? क्या बोला जाता था? यहां से आ जाओ। यहाँ कौन था बेटा? राय राजा। और नीचे कौन थी? मंत्री परिषद की भूमिका होती थी। और इधर कौन होता था प्रांत में? मंडल। क्या होता था बेटा? मंडल। या यहाँ का जो अधिकारी होता था उसको बोला दंड नायक। क्या? दंड नायक अधिकारी बोला जाता था। इसके नीचे कौन होता था बेटा? कौन? ओटम या बलनाडु, है ना? इसके नीचे क्या होता था बेटा? नाडु। तो जी व्यवस्था बेसिक कहाँ थी? यहाँ। कहाँ थी बेटा? यहाँ विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत इस तरीके से प्रशासन चलता था। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जैसे हम देखते हैं कि आज का केंद्र हो गया, नीचे उसके नीचे प्रांत है। केंद्र तो मतलब अपनी जो दिल्ली है ना, वो क्या है बेटा? एक केंद्र है जहाँ मुख्यतः भूमिका किसकी रहती है? पीएम। और कौन रहता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होती हैं, राष्ट्रपति होती हैं, और प्लस मंत्री परिषद। क्या? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद को मिलाकर केंद्र सरकार की भूमिका होती है दिल्ली में।
वैसे ही हम देखते हैं प्रांत कितने हैं बेटा, 28 है, और प्रत्येक प्रांत के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट है। एट प्रेजेंट टाइम की ये थी, और उस टाइम की व्यवस्था कौन सी थी, ये वाली व्यवस्था थी कि इस तरीके से कि यहाँ जो लगभग 550 ग्राम के समय को मिलीग्राम गांव और यूआर है ना, इस वाले हाँ तहसील बोला जाता था, और ये डिस्ट्रिक्ट और प्रांत इस तरीके से व्यवस्था। अब बेटा यहाँ व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था एक बेटा राय, क्या एक क्या बोला था, नायक, क्या, और एक क्या था, अमर नायक, आयंगर और नायंगर। इनको बस इनको याद करना, बस आवाज मत करो, पेपर में यहीं से आता है ना, जैसे आयंगर नायंगर से निकला था इस बार बस। हाँ कौन बन रहा है खलनायक, चलिए बंद कीजिएगा अपनी बातें, इधर आ जाइएगा। देखो बेटा पहले कौन बेटा, राय, और दूसरा नायक, इन पे चर्चा करें, ठीक है। देखो यहाँ विजयनगर एम्पायर कौन, विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य की भूमिका किस तरीके से कहां तक रहती थी उसके बारे में देखना है ना। हाँ पीयूष निकल के इधर आ जाओ, कोई नहीं है, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ चुपचाप, स्पीड में आ जाओ है ना। मनीष आगे पीछे हो जाओ, आगे वाली पे आ जाओ तुम, आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और आवाज आगे बीच क्लास में भगा दूंगा, क्योंकि आज उपदेश सर की क्लास है नहीं, आज हम पढ़ाएंगे टाइम तक, ध्यान रखिएगा है ना। हाँ उपदेश सर की क्लास नहीं है, आज टाइम तक चलेंगे अपन, टेंशन नहीं, आगे आ जाओ। अब जितना भी हो जाए टाइम वो मुझे नहीं पता, बैठो उधर, आवाज बस आवाज मत करो, इधर देखो चुपचाप है ना। देखो बेटा तो ये हम देखेंगे राय, ये मुख्यतः हम देखेंगे एक तरीका से विजयनगर एम्पायर है, और विजयनगर एम्पायर का कौन बेटा, राजा जिसे बोला जा सकता है, या वहां के जो मुखिया है सुल्तान है, उनको क्या बोला जाएगा, राय। राय के जो अपना नियंत्रण स्थापित करते थे वो किस पर बेटा, नायक पर। नायक कौन होता था बेटा, तो हम जिससे बोल पाएंगे आर्मी मैन या सैनिक, कौन बेटा, सैनिक, जिसके पास अपनी एक पावर है, जिसके आधार पर वो शत्रु को पराजित कर सकता है, तो एक तरीका से आर्मी मैन या जो सैनिक होता था उसको क्या बोला जाता था बेटा, नायक। ये क्या काम था इसका, ये बेटा काम ये था कि जगह जगह जाकर बेटा क्या काम करता था, उपजाऊ भूमि क्या खोजता था बेटा, उपजाऊ भूमि खोजता था, और उस भूमि पर इनका काम रहता था कब्जा कर लेना, मतलब उसको फर्टाइल सॉइल पर उसको अपने पास रखना और उस पर प्रोडक्शन करना क्या कर देते थे, इसका काम रहता। अब बेटा बेसिकली क्या होता था कि विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत हम देखेंगे कि वहां के जो किसान वगैरह हैं, पीजेंट वगैरह हैं, तो वहां क्या होता था, ज्यादातर उनको नुकसान होता था। नुकसान इस बात से होता था बेटा कि विजयनगर एम्पायर जो है साउथ में है, और साउथ में बेसिकली इसकी जो लोकेशन है बड़ी उबड़ खाबड़ इसकी क्या बेटा लोकेशन है। जैसे इस तरीके से देखोगे ये कौन सा बेटा, विजयनगर, और विजयनगर एम्पायर जो है तो यहाँ ज्यादातर जो रहेंगे कि यहाँ किसान के साथ साथ कि यहाँ ज्यादातर डर रहता था उनका लुटेरे वगैरह कि कोई आए उनकी फसल को लूट के ना चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो फर्टाइल सॉइल होती थी उन पर ये क्या करते थे, उत्पादन करते थे, और इस वजह से इनको डर लगा रहता था। तो ये चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी सुरक्षा मिले राज्य से जहाँ से हमारी इस वाली व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और लुटेरे वगैरह इनसे हम सुरक्षित रहें। तो इस वाली भूमि के लाने कौन थे बेसिकली जिम्मेदार, नायक। नायक का काम होता था कि उपजाऊ भूमि खोजना और उस पर शासन करना। वहां के जो किसान होते थे वो किसान, जैसे मान के चलो इस एरिया के अंतर्गत कोई एक किसान है जिसके पास ज्यादा मात्रा में भूमि है, जिससे बोला जाएगा ज्यादा मात्रा में भूमि है और ये किसान है यहाँ का, तो ये चाहता था कि यहाँ नायक जो है वो इधर और इधर आसपास की जमीन जो प्रोडक्शन लायक हैगी उस जमीन कौन के अंडर में चली जावे, नायक के अंडर में चली जावे, या नायक आके उस भूमि पर राजा के द्वारा उसके अंडर में काम करे। जिससे क्या होता था कि किसान को बड़ी आसानी से क्या मिल जाती थी, सुरक्षा मिल जाती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आक्रमण करेगा तो उससे पहले किसके पास जाएगा, वो
नायक के पास। और नायक कौन होता था? मिलिट्री मैन या सैनिक जो पावरफुल होता था। तो कोई भी व्यक्ति आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचता था। तो विजयनगर साम्राज्य के जो किसान थे वो चाहते थे कि नायक हमारे आसपास की जमीन के पास आकर बसे, और जिसमें किसान भी उस व्यक्ति की हेल्प करते थे और कहते थे देखो जो जमीन डली फालतू इसको यूज कर लो, या राजा तक इन बातों को पहुंचाते थे कि यहाँ तक जो उपजाऊ भूमि है ये काम की भूमि है। तो बेसिकली नायक का काम क्या होता था कि जो उपजाऊ भूमि है उस पर जाकर खेती करने का बेसिकली इनको काम होता था। और ये खेती कैसी होती थी? राजा द्वारा, राय के द्वारा उनको फ्री टैक्स दी जाती थी, किसी प्रकार का उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि ये क्या करते थे अपनी सेना, अपनी जो सेवाएं थी वो सेना के रूप में सेवा देने का काम करते थे। तो इस तरीका से, तो इसके बदले में इनको ना तो किसी भी प्रकार की वेतन मिलती थी, वेतन नहीं मिलती थी, बस इनको क्या दे दी जाती थी? जमीन दे दी जाती थी। वो जमीन के आधार पर ये क्या करते थे? उस पर प्रोडक्शन वगैरह करते थे। अब बेटा यहाँ कि जो आयंगर है, नायक है, अब नायक को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमर नायक में। जैसे मान के चलो इधर फर्टाइल सोइल है, उपजाऊ भूमि मिल गई, और उपजाऊ भूमि, तो अब इनको क्या करना है कि राजा ने उपजाऊ भूमि किसको दे दी? नायक को। किसको दे दी बेटा? नायक को। तो इसका मतलब जो उपजाऊ भूमि कौन दे रहा बेटा? यहाँ का जो राय या राजा इनको प्रोवाइड कर रहा है, इस जमीन को बोला जाता था अमरम। क्या बोला जाता था? अमरम। क्या बोला जाता था? अमरम। अमरम जमीन राय या सुल्तान द्वारा किसको दी जाती थी? सैनिक को या जो नायक था उसको दे दी जाती थी। और इस तो भूमि जो करता था, उत्पादन जो करता था, तो उत्पादन जो करता होता था उसको बोला जाता था अमर नायक। क्या बोला जाता था बेटा? अमर नायक। तो इस तरीके से देखा जाए तो अमर नायक उस उपजाऊ भूमि पर क्या करता था? खेती करना, जिससे इसको क्या मिल जाती थी? टैक्स फ्री भूमि। वैसे क्या होता था कि जितने जो साम्राज्य के अंतर्गत लोग हैं वो सब जमीन करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करके किसको देते थे? राजा को। लेकिन जो जमीन ऐसी थी इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता था, क्योंकि नायक एक सैनिक होता था जो राजा को अपनी सेवा देता था, उसको सैलरी के बदले में क्या दे दी जाती थी? जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। इसके अलावा क्या होता था? मान लो कि इन्होंने इतनी जमीन दे दी, इसके अलावा राजा ने और जमीन दे दी उनको, और जमीन दे दी, इतनी खेती नहीं कर पा रहे, तो आसपास के किसानों से इस पर क्या करवा लेते थे? खेती करवा लेते थे। खेती करवाने के बाद ये क्या करते थे? इनसे और जो किसान है उनसे टैक्स लेते थे, कुछ टैक्स अपने पास रखते थे, कुछ टैक्स राजा के पास भेज देते थे। किसके पास? राजा के पास दे देते थे। तो राजा का एक एजेंट के रूप में यहाँ तैयार हो जाता था गांव लेवल पर, जिसको क्या बोला जाता था? अमर नायक। क्या बोला जाता था? अमर नायक। इस तरीके से पूरी व्यवस्था चलती थी। विजयनगर एम्पायर की आयंगर और नायंगर जो व्यवस्था है वो प्रभावित है इल्तुतमिश की इक्तादारी व्यवस्था से। किससे प्रभावित है? इल्तुतमिश की इक्तादारी। एक इल्तुतमिश है कौन? इस पर चर्चा करें जरा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कि हमने देखा था बेटा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इससे पहले और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आए थे बेटा मुगल। कौन आए थे? मुगल। और मुगल के बाद हमने देखा तो फिर हम आगे 1947 में हम आजाद होंगे, तो जी वाली कहानी। इससे पहले हमारी हिस्ट्री कौन सी थी बेटा? प्राचीन। कौन सी थी? प्राचीन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन, है ना। और इसको मिलाकर बोला जाता है मध्यकालीन इतिहास, मध्य मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें बेसिकली दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के अंतर्गत अपन को देखा। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा कि यहाँ आपने देखा था तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इसकी डेट क्या थी बेटा? और इसकी कितनी थी बेटा? 1192। ये इसमें जीत किसकी हुई थी बेटा? पृथ्वीराज चौहान की। और इसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। किसकी हुई थी बेटा? गौरी इसमें जीत गया था, और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे, और गौरी किसमें? और यहीं से आकर अब यहाँ पर सत्ता स्थापित कर देता, जिसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या बोला जाता है बेटा? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत कब? 1192 से स्टार्ट होकर जे 1526 तक, जब तक कि कौन हो जाए बेटा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध तक, यहाँ तक की डेट को क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत। अब बेटा यहाँ हमने कहा तो इस दिल्ली सल्तनत 5 वंश, 5 डायनेस्टी थी। कौन कौन सी थी बेटा? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश कौन थी बेटा? और दूसरी कौन सी थी? खिलजी। और तीसरी कौन सी थी? और चौथी कौन सी थी? सैयद। और पांचवी कौन सी थी बेटा? लोधी वंश। बेसिकली ये डायनेस्टी थी, 5 डायनेस्टी।
अब बेटा देखो जरा ध्यान से, तो 5 डायनेस्टी के बीच में हम बता रहे हैं कि बेटा यहाँ तो ये अभी बात चल रही है कि गुलाम वंश की। कौन सी? संस्थापक गुलाम वंश क्यों नाम रखा गया? क्योंकि गौरी कौन था बेटा? गौरी की मृत्यु हो गई, और गौरी की मृत्यु होने के बाद उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया बेटा? सत्ता को संभाला। किसने संभाला बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता को संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का क्या था? गुलाम था। इसको बाजार से खरीदा गया था, इस वजह से इसको गुलाम बोला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। इस आधार पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता स्थापित की, इसलिए इस वंश का नाम रखा गया बेटा गुलाम वंश। कौन रखा गया बेटा? गुलाम वंश। गुलाम वंश में पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जिसमें दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में करवाया था बेटा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन बेटा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बनवाई थी बेटा? कुतुब मीनार। भूल गए तुम लोग? चिश्ती पढ़ाए थे ना। पहला संस्थापक कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के कौन थे? नागौरी और काकोरी, है ना। तो नसरुद्दीन नागौरी थे, और कौन थे? हाँ, कुतुबुद्दीन वो काकोरी थे, मतलब कुतुबुद्दीन कौन थे? कुतुबुद्दीन काकी थे। अब इनके बाद फिर कौन हुए थे बेटा? फरीद के बाद कौन हुए थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन हुए थे? निजामुद्दीन औलिया। तो वही की बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन सी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन बख्तियार पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी में कुतुब मीनार बनवाई थी। किसने बनवाई थी बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है बेटा लाख बख्श। क्या कहा जाता है बेटा? लाख बख्श, मतलब लाखों का दान करता था। क्या करता था बेटा? लाखों का दान करने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। कि कुरान बड़ी सुरीली गाता था। क्या? कुरान का अच्छा जे बड़ा अच्छा था, है ना। यहाँ तक बेटा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला जो सुल्तान बनता है, इसका नाम है इल्तुतमिश। कौन है बेटा? इल्तुतमिश। कौन बेटा? इल्तुतमिश। अब बेटा हाँ, इल्तुतमिश के बाद आवाज कहां से आई? जे रजिया सुल्तान। कहां से आवाज आई? रजिया सुल्तान। मध्यकालीन एकमात्र महिला शासिका। कौन बेटा? मध्यकालीन या पूरे इतिहास की देखा जाए पहली महिला शासिका के रूप में किसे जाना जाता है? हाँ। इससे पहले भी हुए थे रजिया सुल्तान से पहले, लेकिन उनका नाम मात्र का अस्तित्व है। मेन रजिया सुल्तान को जाना जाता है, और रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240। 4 साल तक इसने शासन किया था। इसकी कहानी अलग है, अभी अपन इसको पकड़ रहे हैं, नीचे निकल जाएगा। हाँ, पुत्री थी इल्तुतमिश की, है ना। आजा बेटा पापा जना करो। तो इल्तुतमिश कौन? इल्तुतमिश में बेटा तुर्कान ए चहलगामी संगठन, 2 चीजें फेमस है। लिखते रहना, नहीं तुम लोग कहो कि लिखा है नहीं। तुर्कान ए चहलगामी संगठन क्या था बेटा? या 40सा मंडल। क्या? तुर्कान ए चहलगामी संगठन या 40सा मंडल क्या था? और यहां की एक व्यवस्था थी जिसको बोला जाता था इक्तादारी व्यवस्था। कौन सी बेटा? व्यवस्था किसने चलाई थी बेटा? कौन ने चलाई थी बेटा? इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। कौन सी व्यवस्था चलाई थी बेटा? इक्तादारी व्यवस्था, है ना।
मत करो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही यार। वो बीजना लेके नहीं आए तुम? बीजना जानते हो? वो वाला लेके रख के आना था ना तुम्हें, एक है ना, एक डुलाते रहते बगल में, हम तक भी आती वहां से। अब बस देखो जरा ध्यान से बेटा, इल्तुतमिश ने एक तुर्कानी चैलगामी संगठन चलाया, दूसरा कौन सा बेटा? चालीसा मंडल। अब देखो है क्या बेसिकली तुर्कानी चैलगामी संगठन, ये तुम्हारे में नहीं जुड़ा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्या होता था जी। जैसे पूरा दरबार है जी, यहां जो सुल्तान बैठा है और सुल्तान के सहयोगी इधर बैठे हुए हैं। हेड जो राजा बैठा और राजा के नीचे मिनिस्ट्री वगैरह या मंत्री परिषद जैसे हम बोल सकते हैं, पूरा दरबार लगा हुआ है। तो ये राजा क्या करता था, जो सुल्तान है, तो सुल्तान का काम क्या था? प्रशासन पूरी व्यवस्था को संभालने वाला काम किसके अंडर में चलता था? राजा के साथ चलता था, सुल्तान के साथ। लेकिन सुल्तान अकेले तो नहीं कर सकता था, तो इनका सहयोग भी लेता था। तो इन सबको मिलाकर 40 लोगों को मिलाकर इन्होंने नाम दे दिया गया चालीसा मंडल। क्या 40 लोग रहते थे जी, पूरी व्यवस्था को सुल्तान को समझाना, कैसे काम करना। अलग अलग डिपार्टमेंट होता था, सब अपने अपने हेड होते थे। तो इस वाली व्यवस्था को क्या बोला जाता था बेटा? चालीसा मंडल। क्या नहीं, ऐसे देखो अभी सुनो, आवाज मत करो, इधर देखो। तो इस तरीके से ये क्या था बेटा? चालीसा मंडल। अब क्या होता था इनमें, अब जो चालीसा मंडल कभी कभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता था। ये सोचता था कि जो सुल्तान है हमारे अकॉर्डिंग चले। किसके अकॉर्डिंग चले बेटा? हमारे अकॉर्डिंग चले। इस वजह से कभी कभी जो आपस में षड्यंत्र रच के सुल्तान को खत्म करके दूसरे को बिठा देते थे। जैसे इस वाली व्यवस्था को खत्म किया था बलबन ने। किसने किया था बेटा? बलबन ने, तुर्कानी चैलगामी संगठन, क्योंकि बलबन इसी का सदस्य था और बलबन ने इसके अंदर षड्यंत्र होते देखा था। तो बलबन ने इस वाली व्यवस्था को खत्म करके बोले चालीसा मंडल जैसी व्यवस्था खत्म कर दी जाए, क्योंकि जी आपस में षड्यंत्र रच के क्या कर देते? सुल्तान को ही खत्म कर देते, दूसरे राजा को जी बिठा देते हैं। इस वजह से तो यहाँ तुर्कानी चैलगामी संगठन या चालीसा मंडल पूरे प्रशासन को देखरेख करने के लिए किसने गठित किया था बेटा? इल्तुतमिश ने। अब बात आती है बेटा किसकी? इक्तादारी व्यवस्था का। अब बेटा होता है एकता। क्या बेटा? एकता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। क्या? जमीन का टुकड़ा। अब यहाँ देखो बात ये है कि आप देखोगे, इधर पीछे जाओगे तो इधर दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 से होती है। कहां से होती है बेटा? 1192 होती है। और पहला शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कम समय तक ये बैठता है, तुरंत कौन आ जाता है बेटा? इल्तुतमिश। कौन आ जाता है? इल्तुतमिश शासक बना। और शासक बनने के बाद सबसे पहले इसके पास चुनौती क्या है? देखो, राजा बनने के बाद इसके पास प्रॉब्लम्स क्या क्या निकल कर आ रही हैं, चुनौती क्या क्या निकल कर आ रही हैं। देखो, एक तो इसको सेना बना के रखनी है, पहली चुनौती। एक बड़ी सेना रखनी है, क्योंकि तुरंत विदेशी आक्रमण होने के चांस रहते हैं। अपना अस्तित्व, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गया तो लोग बाग सोचते हैं कि दूसरे राजा को भी पराजित करके हम बड़े राजा बन जाएं। तो इस वजह से तो पहले इसके पास चुनौती ये है अपनी एक बड़ी आर्मी इसको रेडी करना या मिलिट्री के रूप में तैयार करना। लेकिन इसके लाने चाहिए होगा पैसा। क्या चाहिए होगा? पैसा। और अभी सुल्तान बना तो पैसा कहां से आ जाए? पैसा नहीं है। तो इसके पास ऑप्शन ये सेना बनाना। और दूसरी चुनौती ये है कि आर्थिक गतिविधि के पैसे को भी देखना है कि पैसा आ कहां से रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो इसके लाने उत्पादन पर ध्यान देना है। किस पर देना है? उत्पादन पर। मतलब किसानों को स्थिति बेहतर देखनी है, उनको इनके लाने भी काम करना है इसके लाने। और इसमें भी उन्होंने टैक्स की दर निर्धारित करनी है कि रेवेन्यू कलेक्शन कौन सी जगह से कितना टैक्स लिया जाए। टैक्स भी बढ़ा रहा है तो उसके विद्रोह हो जाए, लोग विद्रोह कर दे कि राजा ने टैक्स बढ़ा दिए, उस वाली व्यवस्था को देखना है। इसके अलावा इसके पास अगली चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती जो रहती थी सत्ता को संभालने की, कि कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण करने के लिए रेडी तो नहीं बैठा है। तो इसके लाने दूसरी चुनौती क्या रहती है आक्रमण करने के लाने, कि कोई व्यक्ति बाहरी आक्रमण तो नहीं कर रहा है या हमारी सत्ता को तो नहीं छीन रहा है। तो सुल्तान तो बन गया, लेकिन सुल्तान बनने के बाद चुनौती निकल कर आती है कि सत्ता को हम किस तरीके से व्यवस्थित करें। तो इसने दिमाग लगाया कि देखो हमें सबसे पहले सत्ता चलाने के लाने जरूरत होती है आर्मी। किसकी जरूरत होती है? आर्मी की। तो इसने आर्मी के लाने दिमाग लगाया। तो आर्मी के लाने इसने तुरंत बनाई व्यवस्था। क्या? इक्तादारी व्यवस्था। क्या? इक्तादारी व्यवस्था। तो बोले इक्तादारी व्यवस्था को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो इसने दिमाग लगाया। तो इक्ता मतलब एक जमीन का टुकड़ा, और जमीन का टुकड़ा इसने क्या कर दिया गया कि जितने जो इसके जो आर्मी मैन थे, उस आर्मी मैन के लाने इन्होंने कहा देखो हमारे पास सैलरी तो है नहीं है कि हम तुम्हें वेतन दे दें, पैसा नहीं है। तुम एक काम करो कि हम तुम्हें दे रहे हैं एक जमीन का टुकड़ा। क्या दे रहा है? जमीन का टुकड़ा दे रहा है। और हम इस जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं, तुम इस पे क्या करना? उत्पादन करना।
और उत्पादन तुम करना, अपना पेट भर लेना, लेकिन हम इस जमीन को दे रहे हैं तो हम इस जमीन से तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे बेटा? टैक्स नहीं लेंगे। और जब टैक्स फ्री जमीन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे फायदा क्या हो जाएगा कि एक तरीका से राजा को एक तो सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, और दूसरा उत्पादन भी हो जाएगा, और तीसरा इसको एक बड़ी आर्मी के रूप में तब्दील हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि किसी भी शत्रु है वो आक्रमण करेगा, इसके पास एक बड़ी सेना खड़ी हो जाएगी, तो आक्रमण करने से ये क्या कर देगा, बच जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की बेटा, इक्तदार। इससे क्या होता था, जैसे एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, अब इस जमीन का टुकड़ा जो मालिक है, यहाँ का जो मालिक है, इसी को बोला जाएगा इक्तादार। क्या बोला जाएगा बेटा, इक्तादार बोला जाएगा। अब इक्तादार को मुख्य जमीन के साथ साथ और भी जमीन दे दी इन्होंने, बहुत सारी जमीन दे दी इसको। जब बहुत सारी जमीन इसको दे दी तो अपनी जमीन तो ये कर ही रहा है, और किसानों को प्रोवाइड कर दी। इसने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे किसानों को इसने क्या कर दी, जमीन बांट दी। तो यहाँ बहुत सारे किसानों ने क्या किया, इस पर उत्पादन करना स्टार्ट किया। तो इसने क्या किया कि सभी किसानों से इसने क्या किया, टैक्स कलेक्ट क्या किया बेटा, टैक्स को कलेक्ट किया। अब इसने क्या किया, दिमाग लगाया कि इसने कुछ टैक्स अपने पास रखा और कुछ टैक्स कहाँ भेज दिया बेटा, राजा या सुल्तान को। किसको भेज दिया, राजा और सुल्तान को भेज दिया गया। तो यहाँ से टैक्स कुछ राजा या सुल्तान के पास पहुंच गया। तो जो सुल्तान था उसको अपने अधिकारी भी नहीं लगाने पड़े, उसी जमीन से बड़ी आसानी से उसको क्या मिल गया, टैक्स मिल गया। क्योंकि अगर वो अधिकारी लगाएगा तो यहाँ मान के चलो टैक्स वसूलन जाना इतनी सारी जमीन पर, तो इसके 2-4 अधिकारी तो खत्म मतलब लग ही जाएंगे, तो इनको वेतन देने पड़ेगी, सैलरी देने पड़ेगी ना, तो पैसा उल्टा जाएगा ना इसमें। तो इसने ऐसी व्यवस्था में पूरे साम्राज्य के अंतर्गत एकताओं में डिवाइड कर दी। किसमें डिवाइड कर दी, एकताओं में डिवाइड कर दी। और एकताओं में डिवाइड करने के बाद पूरे साम्राज्य के अंतर्गत एक सुव्यवस्था तैयार हो गई, जिससे उनको एक बड़ी आर्मी मिल गई, जिससे उनको रेवेन्यू कलेक्शन मिल गया, जिनको बड़ी आसानी से टैक्स होने लगा है, और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इक्तदार वहीं के हैं, लोकल लेवल के हैं, तो यहाँ अपराध की भी संभावना कम हो गई। क्या हो गई बेटा, अपराध की संभावना कम हो गई, क्योंकि इक्तदार वहीं उसी गांव के हैं, उसी गांव के अमीर लोग हैं, और अमीर लोग हैं तो स्थानीय लोग अपराध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि इक्तदार कभी भी हमें पनिशमेंट कर देगा। तो इस तरीके से इक्तदारी व्यवस्था के द्वारा क्राइम मैनेज हो गया या नहीं हो गया, क्राइम मैनेज हो गया, वेतन मैनेज हो गई, आर्मी मैनेज हो गई, सब कुछ मैनेज हो गई। ये कौन ने करी बेटा, इल्तुतमिश ने। कौन ने, इसी व्यवस्था को ले जाकर बेटा विजयनगर एम्पायर, कौन ने बेटा, विजयनगर एम्पायर ने क्या व्यवस्था चलाई बेटा, आयंगर नायंगर व्यवस्था को चलाया। किसको चलाया बेटा, आयंगर और नायंगर को। अब देखो यहाँ आयंगर और नायंगर, तो हमने देखा बेटा कि ये क्या करते थे, एक जमीन का टुकड़ा प्रोवाइड करते थे, जिसको बोला जाता था अमरम। क्या, अमरम क्या होता था, एक जमीन का टुकड़ा होता था, और इस पर शासन करने वाले को कहा जाता था अमर नायक। क्या कहा जाता था बेटा, अमर नायक। अब जी अमर नायक किस प्रकार के होते थे, तो एक व्यवस्था है आयंगर और एक व्यवस्था है नायंगर। क्या बेटा, एक व्यवस्था है आयंगर और एक व्यवस्था है नायंगर। तो अब यहाँ इस जमीन का टुकड़ा दिया तो ये भी क्या कहलाएगा ना, अमर नायक, और इसको भी दिया तो ये क्या कहलाएगा, अमर नायक। अब देखो यहाँ जो अमर नायक है, अमर नायक का काम क्या है, एक तरीका से जमीन दे दी इसको, जमीन पर ये क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के बाद स्थानीय लोग हैं उनसे भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है। टैक्स कलेक्ट करने के बाद कुछ अपने पास रख रहा है, कुछ अपने पास, कुछ राय को दे रहा है, जो सुल्तान है या उसको दे रहा है। अपने पास क्यों रख रहा है, तो इसके पास जैसे हाथी है, घोड़ा है, क्योंकि आर्मी में तो हाथी घोड़ा जाएंगे ना, इनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, इनको मैनेज करना है, तो कुछ टैक्स अपने पास रख लिया, कुछ टैक्स किसको दे दिया बेटा, राय को दे दिया। तो राजा अपनी व्यवस्था बना रहा है और ये भी क्या कर रहा है, अपनी व्यवस्था बना रहा है। तो इस तरीके से आर्मी या स्थानीय लेवल पर अपने घोड़ा वगैरह इन चीजों को मेंटेन करने के लिए उसने क्या कर लिया, कुछ इनका जो अमर नायक का जो पद है, पद होता था बेटा गैर परंपरागत। क्या बेटा, गैर परंपरागत, या कहा जाए बेटा गैर अनुवांशिक। क्या बेटा, गैर अनुवांशिक। इसका मतलब ये है बेटा कि इनका पद इनके पुत्र को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। समझ में आई ना, जैसे क्या होता था, जैसे एक राजा, उनका पुत्र राजा बनता था, उनका पुत्र राजा बनता था, लेकिन नायंगर वाली व्यवस्था में राजा ने या राय ने जो व्यवस्था बना दी थी कि तुम नायंगर हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पुत्र नायंगर बने, है ना। तो ये ट्रेडिशनल नहीं है, एक तरीका से जो इस पद के लायक होगा, जो इस पद की योग होगा, उस व्यक्ति को हम बैठा रहे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम तुम्हें, मतलब देखा जाए तुम्हारा हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा,
ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्या जब हमें जरूरत लगी तुम इधर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हम तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। जी काम बेटा नाइंगर वाली व्यवस्था के अंतर्गत बेसिकली ये काम होता था। इधर कौन सी है बेटा आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था देखा जाए तो गांव ग्रामीण को एक तरीका से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवस्था चलाई गई थी। किसके बेटा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर या स्वतंत्र स्थापित करने के लिए आयंगर वाली व्यवस्था चलाई गई थी। और आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत बेटा 12 अधिकारी होते थे। कितने होते थे 12 अधिकारी होते थे। और ये अधिकारी आपस में मिलकर पूरे गांव का शासन देखते थे। कहां का देखते थे बेटा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो गांव होते थे वहां क्राइम हो रहा है क्या हो रहा है उन सब की देखरेख किसके हाथ में जाती थी बेटा आयंगर के जो 12 अधिकारी होते थे। इनको इनमें बेटा जमीन दी जाती थी। क्या दी जाती थी इनको जमीन भी वो भी कैसी बेटा टैक्स फ्री। कैसी दी जाती थी बेटा टैक्स फ्री। किसी भी प्रकार का इनसे टैक्स नहीं लिया। दूसरा इनसे क्या काम होता था बेटा कि जो 12 अधिकारी हैंगे वो क्या करते थे कि इस जमीन को वो खरीद और बेच सकते थे। क्या कर सकते थे बेटा खरीद और बेच सकते थे। इनको जो जमीन दे दी जरूरी है कि ये इसको बेच सकते थे और खरीद सकते थे। लेकिन ये 12 अधिकारी कौन लेकिन यहाँ की जो जनता है इस जो गांव की जो जनता है जनता इन व्यक्तियों के अलावा ये ऐसा काम नहीं कर सकती थी। जनता सोचे हम जमीन बेच दे या खरीद ले जनता नहीं कर सकती थी। जब बाबर किसके पास थी ओनली अधिकारियों के पास थी और अधिकारी ऐसा काम कर। अब क्या होता था बेटा कि जिन्होंने जीव वाली व्यवस्था तो ठीक बनाई क्योंकि स्थानीय लेवल पर क्राइम कम हो गए और ऐसी व्यवस्था के द्वारा इंडिपेंडेंसी बढ़ गई है कि और इसके द्वारा क्या हो गया कि स्थानीय लेवल पर जो राजा राय उसको भी सहयोग मिल गया। एक प्रॉब्लम यहाँ जी क्रिएट हो गई बेटा कि जो बेचने और खरीदने की कहानी है वो जनता के हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो जनता है वो जनता की स्वतंत्रता छिन गई। क्या छिन गई बेटा स्वतंत्रता छीन ली गई है कि वो जनता अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहेगी। किसकी गुलाम हो गई बेटा 12 अधिकारी। किसकी हो गई क्योंकि 12 अधिकारियों के अंडर में काम करना। जैसा जी कहेंगे वैसे ही काम करेंगे जैसे जी डांस करवाएंगे वैसे डांस करना पड़ेंगे। तो इस वजह से विजयनगर साम्राज्य के पतन में कारण ये भी बनेगा क्योंकि जनता अपने आप में इनसे रुष्ट रहती थी और जनता चाहती थी कि इन्हें यहाँ से खत्म किया जाए और दूसरी वाली व्यवस्था को लाया जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो अधिकांश जो शोषण है वो जी 12 अधिकारियों ने ही गांव लेवल पर किया। तो एक तरीका से देखा जाए आयंगर और नायंगर व्यवस्था जो प्रचलन में रही कहाँ रही बेटा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत रही। यहां तक आने के लिए कोई दिक्कत ठीक है लिखो 12 अधिकारी थे। बता कोई डाउट